जी। और एक चीज का ख्याल सब लोगों ने रखना है कि प्लीज यहाँ पे आपने सैलानी जो है ना, एक चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये याद रखिएगा। देखिए, ये तो फर्स्ट सेशन है तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं थैंक यू मिस मिस हसन भाई, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, प्लीज आप हैंड रेस किया है, अभी मेरे बाद आपको मैं मौका दूंगा, आप बात कर लीजिएगा मुझसे। एक चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे इस सैलानी के इस प्रोजेक्ट को कहीं भी किसी भी वे में आपने लाइटली नहीं लेना है। मतलब ये आप ये मत समझिए कि हम किसी भी तरह कोई इस तरह को ना समझे कि ये बिल्कुल ही आप इसको, अगर हम आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे तो हम आपको बिल्कुल नॉर्मल, मतलब आपने इसको किसी भी वे में, जिस तरह आप एक कमर्शियल इदारे को समझते हो ना, आपने उसी तरह इसको जहन में रखना, उस उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, बल्कि उससे ज्यादा देनी है। हमारा मकसद, और एक और बात, हमारी जो ओरिएंटेशन एज ए टीचर हुई है यहाँ पे, मैं आपको वो बताता हूँ। हमें ये कहा गया है कि यार हर टीचर हमारा किसी न किसी और इदारे में पढ़ा रहा है, मुझ समेत। हम जाते हैं कमर्शियल इदारों में, क्या ये एक जहन में बात बिठा, हमें बताया गया है कि यार कमर्शियल कमर्शियल की तरह नहीं। आप ये समझ लो कि आपने पाकिस्तान की यहाँ क्या करनी है, पाकिस्तान की दीन की यहाँ पे आपने, यहाँ इस पढ़ाने को मकसद आपका अल्लाह को राजी कर। तो यहाँ हम जो पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे हम कमर्शियल माइंडसेट से नहीं पढ़े। हम चीजें कुछ बताना, कुछ छुपाना, किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में बातें करना, या ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जहन में रखते हैं हम, हमारा काम है सिर्फ अपना काम करना, अपने काम से काम, हमारा काम अपने काम से काम। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी। हसन भाई, आप कुछ कह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। अगर आप कुछ चैट पे मुझे कुछ मैसेज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुन लूंगा। या अगर आपको कुछ जबानी कोई ऐसी बात जो आप सब लगते हो आपको सबके सामने आप कह सकते हो, तो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। जी हसन भाई। हसन भाई, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने हाथ उठाया था। यस। गालिबन चले। बहरहाल, कैफ थ्री जो है ना, देखें, माशाल्लाह मैं कहूँगा सारे स्टूडेंट पीआरसी से होकर ही आए होंगे। तो सबसे पहले तो गुड के आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों ने पीआरसी कंप्लीट किया, आप उस लेवल पे आ गए। तो पहले तो एक आपको एक बात समझा दूं कि ये जो आपका पेपर है, पूरा कैफ है, इसको पीआरसी मत समझिए कि उससे बहुत ऊपर है। किसी भी सेंस में इसको पीआरसी मत समझिएगा, पीआरसी से बहुत ऊपर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि कोर्स बहुत लेंदी है। अब कोई भी ले लें, कैफ थ्री ले लें, कैफ वन ले लें, कैफ टू लें, सबके कोर्सेज बहुत ज्यादा लेंदी। मैं अपनी बात करूं, मेरा सब्जेक्ट है कैफ थ्री। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, ये दो सब्जेक्ट के बराबर है। यानी अगर आपने 6 महीने पढ़ना है तो आप ये समझ लें कि आप एक महीने एक पेपर नहीं पढ़ रहे, आप दो पेपर पढ़ रहे इनफैक्ट। तो आपने ये माइंड बनाना है कि आपको दो पेपरों की तैयारी करनी है। ये कैफ थ्री को आप क्या समझेंगे, एक नहीं, जहन में बिठा, ये दो पेपर जितना कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है? वो क्यों है उसकी मैं आपको वजह बता, ठीक है? साथ साथ अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड है ही कॉस्टिंग। मतलब मैं आईसीएम में पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ यूके की एक बॉडी है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूके, उसका भी मेंबर हूँ। और पिछले तकरीबन 11-12 साल से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इवन इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। और कुछ और भी एसोसिएशन हैं ऐसे, में पाकिस्तान में भी बहुत पढ़ा है, और सीमा बहुत पढ़ा है, आईसीसी बहुत पढ़ा है। ये मेरा, मैं अगर आपको बात करूं कैफ थ्री या कैफ एट, इससे पहले ही होता था कैफ एट, यानी 2-3 अटेम्प्ट से पहले उसका नाम था कैफ एट। तो ये मेरा, मैं अगर आपको बताऊं तो ये छठा या सातवां बैच होगा कैफ थ्री या कैफ एट का मिला के। तो आपको अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? एक तो ये आप एक जहन में बात बिठाएं कि आप लोगों ने व्हाट यू नीड टू डू। किताब आपकी मेन है, किताब आपकी मेन है। आई कैप ने जो किताब दी है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला है, एक छोटा सा मसला है, वो मैं आपको पहले से बता दूं। वो मसला दोस्तों ये है कि
क्वेश्चन का डेटा आपके पास होगा, सॉल्यूशन आपके पास होगा, लेकिन कहीं कहीं आई कैप की बुक में रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कैप की बुक में क्या नहीं है? रिक्वायरमेंट। ये मैं जो वो जो ओरिजिनल सवाल है वो अक्सर जगहों पे मैं आपको दे दिया करूंगा कि भाई ये पास पेपर का सवाल है, ये इस ईयर का सवाल है, इस ईयर का सवाल है, और उसके अंदर आपको उसकी जिसको हम रूब्रिक भी कहते हैं यानी उसकी रिक्वायरमेंट भी कहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि आपको आई कैप की जो पास एग्जामिनर ने जो जिस तरह पूछा था वो भी आपको समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है और उसको आंसर कैसे देना है। जी हसन भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस जी, आपने हाथ उठाया भाई, पूछ रहे हैं तो पूछें। भाईजान आपने कुछ पूछा है, आप बोल भी नहीं रहे हो। एक मिनट। यार अगर मेरे से कोई अभी ये बच्चा पूछेगा कि कैफ क्या है, तो फिर मैं कहूंगा कि यार फिर तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कैफ एक तरह से आपका सीए की क्वालिफिकेशन का सेकंड लेवल है। ठीक है, सीए की क्वालिफिकेशन का आई कैप ने इसके 3 या 4 लेवल्स रखे हुए हैं। एक आपके पास पीआरसी लेवल है, फर्स्ट लेवल होता है, इसके बाद कैफ लेवल है, इसके बाद आपका सीएफएपी लेवल है, और इसके बाद आपका एमएसए लेवल है, यानी उसके अंदर फिर आपकी जो फाइनल आवर जिसके अंदर आपकी केस स्टडीज वगैरह होती है। तो 4 लेवल है सीए के अंदर, तो उसमें आपका जो सेकंड लेवल है वो आपका कैफ लेवल है। ठीक है, तो जी शोएब भाई कुछ पूछ रहे हैं? यस यस, आज तो आना जाना ही लगा हुआ है जी। यस, यार अब मैं लगता है अब लोगों की बातों का जवाब देना छोड़ दूं और मैं अपनी बातें पूरी करूं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बात कि सिलेबस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें, हमारी बुक्स के बारे में कुछ बता दें। बुक्स आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स आप ले लें, हम उन दोनों को फॉलो करेंगे। क्या करें आप आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ले लें, कैप 3 की, और उसके साथ आप पास पेपर्स ले लें। यही दो आपके पास मेन है। इसके अलावा आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं, जो करीब में कोई ट्यूशन पर बैठ रहे जी, कौन सी बुक्स लेनी है रिटर्न बता दे। रिटर्न बताने की जरूरत क्या है, आप आई कैप की पोर्टल पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लें पीडीएफ, फिजिकल बाय कर लें कैफ 3 की आई कैप की बुक। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आप जी। ये बातें मुझसे लिखवाने की और वो करेगा जिसको मेरे ख्याल से कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये उसका नाम। ठीक है, चले। चेंजिंग्स हैं, बहुत माइनर चेंजिंग्स होंगी, आई बिलीव इतनी कोई खास चेंजेस नहीं। ये हो सकता है कि कोई पास पेपर जो है ना वो नई किताब में आई कैप की बुक आई कैप से ही मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी। ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो बात कंप्लीट हो गई। अब पहले आपके कैफ 3 को आप समझ लें। यार एक मिनट, जरा एक मिनट, मेरे पास चैट मैसेजेस अब आने शुरू हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। जरा एक मिनट दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान में बिठा, मैं आपको एक और बात बता दूं। नहीं कि कैफ, फिलहाल जो अभी कैफ का एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जैसे आपके अगले लेवल्स में जो इसके बाद जो पेपर आई कैप कंप्यूटर बेस्ड कर चुका है वो भी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड जो होगा ना वो उस तरह से कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा जिस तरह आपका पीआरसी लेवल पर आप कंप्यूटर बेस्ड देकर आए हो। उसके रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स इसी तरह मिलेंगे जैसे आपको जैसे नॉर्मल हम पेपर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन मार्क्ड होंगे। कंप्यूटर बेस्ड जरूर होगा। अभी तो आप पेपर बेस्ड में जैसे आप स्याही से पेन से लिखते हो, ये अभी तरीकाकार कैफ में चलेगा, लेकिन आगे जाके गालिबन अगले से अगले अटेम्प्ट या इसके बाद आई कैप का प्लान है, लेकिन अगला जो अटेम्प्ट है आई बिलीव ये पेपर बेस्ड एग्जाम है। अच्छा, एक बात याद रख लें, मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ।
ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना प्लीज, ये अगर बोलना नहीं चाहिए कि बाज़ औक़ात किसी और इंस्टीट्यूट्स के लोग भी आ जाते हैं देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस तरह की चीजें। तो प्लीज आप एक चीज ध्यान में बिठा लें कि हमारा मकसद यहाँ किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं, हमारा मकसद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा। अब अगर आपको यहाँ कोई स्पैमिंग करनी है या कोई इस किस्म का काम करना है, कोई ऐसी उल्टी हरकत हरकत करनी है किसी को यहाँ, अभी तो असल में मसला ये है कि अभी मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन कौन लोग हैं और किसी ने कोई एंट्री ली भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई ऐसी गलत इंटेंशन से आया है तो ये देख ले कि वो किसके खिलाफ जा रहा है। वो कोई सामने इंस्टीट्यूट नहीं है, ये याद रख लेना, सामने जिला नहीं है, ये याद रख, सामने इंस्टीट्यूट नहीं है, ये याद रख। सामने एक पाकिस्तान की वेल बींग चाहने वाला इदारा है। अब आप देख लो कि आपका क्या दिल मानता है कि ऐसे इदारे के खिलाफ आप कोई इस तरह की स्पैमिंग करो या कोई ऐसी गलत हरकत करो। इस ऐसी कोई हरकत करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा फिर भी अगर कोई करता है तो फिर अब क्या कह सकते हैं, फिर उसका नसीब, ठीक है ना। तो ये बात करने का मकसद ये है जी। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, रिकॉर्डिंग आपको हर आपके टॉपिक की मिलेगी। हमारे सारे सिलेबसेस, सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सिलेबस से मुतालिक बात। पहले तो मैं ना आपको आपकी स्टडी टेक्स्ट ओपन करता हूँ, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। मैं आपको किताब दिखाता हूँ हमारी आई कैप की ना। पहले बुक देखते हैं, लेट्स सी द बुक एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद ये देखें यार, आप लोग जो सवालात पूछ रहे हैं मैं अभी आपको आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। अच्छा, किसी को कोई वॉइस की प्रॉब्लम है? कितनों को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है या सबको आ रही है आवाज मेरी? प्लीज जिनको आवाज नहीं आ रही वो हाथ उठाओ, जिनको आवाज नहीं आ रही वो हाथ उठाओ। जिनको आवाज नहीं आ रही वो हाथ उठाओ। आ रही है सबको? चलें, ग्रेट। बार बार रुक रही है यार, ये शिकायत मेरे ख्याल से बाकियों को तो नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है, सिर्फ आपको आ रही है। ओके, ग्रेट। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि कोर्स किस तरह है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक को टीचर है सरताज पोपाटिया, और हम लोगों ने तकरीबन सिलेबस जो है ना तकरीबन आधा आधा बांटा हुआ है। और उनका तकरीबन हाफ पोर्शन है, मेरा हाफ पोर्शन है। तो हम लोग दोनों मिलजुल के चलते हैं यहाँ पे, चीजें लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कोर्स बहुत ज्यादा है। तो हाफ जो है ना आप समझ लें कोर्स वो करवाएंगे आपको, हाफ में कराऊंगा, ठीक है ना। हम लोगों ने आपस में एमिकेबली टॉपिक्स अपने बांटे में। तो अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, वो भी बता दूंगा कि वो कौन सा एरिया करवा रहे हैं और हम किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि कोर्स ज्यादा है तो इस वजह से हमने बांटा हुआ, ठीक है। ओके, चलें, मैं आपको सिलेबस डिस्कस करते हैं। जरा एक मिनट दें प्लीज। ये देखें, ये हमारी आई कैप की बुक है।
यही मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं करवाऊंगा और कौन से टॉपिक्स वो करवाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरा टॉपिक है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरा टॉपिक है। जिसने भी निशान लगाया ना बंद कर दे, वरना मुझे पता चल जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगा, वो स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये याद रखिएगा, देखिए फिर हो रहा है, जरा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। चलें, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें कि कौन सी चीजें मैंने पढ़ानी है, कौन सी चीजें उन्होंने पढ़ानी है। मैं आपको पहले एक आइडिया देता हूँ कि इनमें टॉपिक्स में है क्या। ये आपका एरिया है। पहले तो दोस्तों आप ये समझ लें कि ये आपका जो सिलेबस है, दिस, पहले ये है क्या, व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सर 1 मिनट दें, ओके। सर मैं जिस तरह का मैं व्यू चाह रहा हूँ ना, वो मिल नहीं रहा। ओके, तो प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। ओके, देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो हमारा जो पेपर है ना, मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें पूरे सिलेबसेस की 4 थीम बनेगी। 4 थीम्स, 4 एरियाज, जिसके अंदर आप पूरे कोर्स को बांट सकते हैं। पहला है कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, यानी जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीजों को रिकॉर्ड करते हो, आप डबल एंट्री पास करते हो, आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने सारी चीजें पढ़ी है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े, आपको ये पता है एसेट्स की टाइप्स कितनी है, आपको पता है लायबिलिटीज की टाइप कितनी है, आपने जर्नल एंट्री पढ़ी है, आपने लेजर पढ़ा है, आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। आपने स्पेशलाइज, आपने सब्सिडरी लेजर और बहुत सारे परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, पता नहीं क्या कुछ पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ। ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये याद रखना। ये क्या है? ये आपने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये सारी की सारी अकाउंटिंग एक चीज की है। दोस्तों आपने अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है ना, ये एक ट्रेडिंग कंसर्न की अकाउंटिंग। किसकी है? ट्रेडिंग कंसर्न की। यानी जैसे इम्तियाज है आपके पास, पूरी पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इस तरह और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, जो कुछ बनाता नहीं है, जो खरीदता है और ट्रेडिंग बिजनेस बेच देता है। खरीदना बेचना, यानी जैसे परचून की दुकान है, एक ट्रेडिंग शॉप है, खरीदता है बेचता है। आपने अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है, सारी की सारी क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न, यानी जिसका काम तिजारत है। अब कैफ 3 पहला पेपर आपको वो होगा जो ट्रेडिंग की अकाउंटिंग से आपको मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग में ले जाएंगे। आपने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम चीजें पढ़ी है, अगर पढ़ी होंगी तो पढ़ी होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता। आपके पास, अगर आपने पुराना सिलेबस देखा होगा तो उसमें 1 या 2 चैप्टर, कुछ कुछ चीजें, यानी उसने सिर्फ आपको एक टच दिया हो, सिर्फ आपको क्या दिया होगा? एक टच दिया होगा। अब क्या है दोस्तों? अब टच नहीं है, अब पूरे का पूरा है। अब क्या है? अब पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। यानी यूं समझ लें कि एक बिजनेस, पहले उसने चीजें लेके खरीद के बेचनी शुरू की, लेकिन अब ख्याल आया कि मैं घी लेके क्यों बेचता हूं, मैं घी घी लेके क्यों बेचता हूं, ठीक है ना। अब मैं गेहूं का आटा बना के क्यों ना बेचूं, अब मैं आटे की सूजी बना के क्यों ना बेचूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं आटे से चोकर निकाल के क्यों ना बेचूं, मैं आटे से सूजी और मैदा निकाल के क्यों ना बेचूं। ये क्या है? ये फ्लोर मिल के काम। अच्छा, फिर इससे आगे जाओ, मैदा निकाल लिया, अब मुझे ख्याल आया, अरे मैदे से तो ब्रेड बनती है, ब्रेड बना के क्यों ना बेचूं। ये क्या हुआ? ये आपको आगे राहें नजर आने लगी। तो जाहिर सी बात है, अब उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम चाहिए कि अब आप ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकें। तो इसी वजह से हर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन में आप आई कैप देख लो, आप आईसीए में देख लो, आप ईसीसीए देखो, आईसीएडब्ल्यू देख लो, आप सिमा देख लो, किसी भी क्वालिफिकेशन को देख लो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के पेपर्स वहां अलग पढ़ाए जाएंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स वहां अलग पढ़ाए जाते हैं।
बिल्कुल सेपरेट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अकाउंटिंग के कुछ उसूल एक्स्ट्रा होते हैं, समझ में आ रहा है, इजाफी चीजें होती हैं। चलें वो इजाफी चीजें क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहला जो थीम आपके पास आएगा, यानी जिसमें हम कहेंगे कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, कॉस्ट को कैप्चर कैसे करना, कॉस्ट डेटा को रिकॉर्ड कैसे करना, उसकी क्या इजाफी एक्स्ट्रा चीजें एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी करती है कॉस्ट की रिकॉर्डिंग में। तो उन चीजों के लिए हमारे पास कुछ कॉस्ट की रिकॉर्डिंग के चैप्टर्स हैं। जैसे मैं अब आपको दिखाऊं, नोट करें, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यहाँ आ जाए। सबसे पहले आप कहेंगे भाई ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन और मैनेजमेंट है ना, ये जितने का सारे का सारा ये क्या है, ये है आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन और मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली हम रॉ मटेरियल से मतलब, क्योंकि अब आप किसी भी चीज को जब रॉ मटेरियल को खरीदते हो तो उसको खरीद कर एज इट इज सेल नहीं करते। अब आप क्या करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उस पे कुछ आपकी कॉस्ट लगती है और फिर आप उसको क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, इसको किस पैरामीटर में आपकी कॉस्टिंग में कहाँ कितना लेकर आना, कितना चार्ज कर देना, नहीं करना, ये सारी की सारी चीजें आपने सीख ली। एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट दीजिएगा, प्लीज वेट। जी, कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे, मैंने आपको जो मैं चीज कर रहा था मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दे, एक और बात बता दो, अभी मैंने एक की तो छुट्टी कर दी, एक को मैंने भगा दिया, वो गया। अब वो गया और वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, उसका नाम भी मैंने नोट कर लिया। और अब अगर किसी ने हरकत की तो वो भी जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जी, देखें, मैंने आपसे कहा कॉस्ट की रिकॉर्डिंग में हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग ये रिलेटेड है, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड है। लेबर कॉस्टिंग भी आपकी कॉस्ट की इनपुट्स में आती है, यानी आप ये समझें कि कॉस्ट की रिकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, इधर एक मिनट में, प्लीज एक मिनट से। असल में मेरे पास कोई पुरानी चीजें मैंने खोली हुई हैं, तो वो खुली हैं अभी, लेकिन वो आप मेरे पास कोई स्पेस लिखने की थी नहीं, इस वजह से मैंने निकाला है। ये मेरा पुराना एक लेक्चर पैड है, अब मैं इसी को यूज कर दूंगा, बाद में डिलीट कर दूंगा ना, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, चलें थोड़ी सी बात करते हैं। आपके पास कॉस्ट की रिकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लेट्स काउंट, यहाँ आ जाए। ये देखिए, हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, एक्सक्यूज मी, इधर देखिए, इसके नीचे लिखें आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इसके नीचे है आप लिखें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, फिर आपके पास है ओवरहेड्स, ये भी एक तरह से रिकॉर्डिंग के ही पार्ट है। फिर आप मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ, मैं अभी आपको पहले एक बता दूं कि चार थीम्स में कौन कौन से चैप्टर्स बनते हैं, और वो भी बता दूंगा कि मेरे चैप्टर कौन से हैं, सर ता के चैप्टर्स में, जरा थोड़ा सा वेट कर, जरा भी टेंशन ना ले। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास है दोस्त ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स का जो चैप्टर है, ये भी बेसिक है कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक तरह से आप कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, या थोड़ी सी इसके अंदर एक थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट है,
लेकिन फिर भी ये एक रिकॉर्डिंग की पॉइंट के पर्सपेक्टिव में ही आएगा, इसमें कोई मजीद एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, फिर ये कॉस्ट फ्लो पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग, पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग है। आ जाए यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, कॉस्ट फ्लो आपका पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग है, यस। आ जाए यहाँ पे जरा 1 मिनट में। इतने लोग आ रहे हैं और थोड़ा सा एनवायरमेंट बहुत हो रही है, यस। फिर आपके पास है कॉस्ट फ्लो, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये भी आपका यही टॉपिक है। इसके बाद अब रुक जाओ, अब आते हैं कॉस्टिंग सिस्टम पे, एक नया थीम बन रहा है। ये थीम क्या है अभी आपको बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है, देखें, दो तरह से हमारे पास प्रोडक्शन होती है। एक वो होती है आपके पास कि आप एक ही तरह का काम किए जा रहे हो, ठीक है, आप एक ही तरह का काम किए जा रहे हो। मसलन आप सीमेंट बना रहे हैं, बने जा रही है, चीनी बना रहे हैं, बने जा रही है, नॉन स्टॉप चीनी एक तरह की बननी मशीन पे लग गई और बने जा रही है। खाद बनानी शुरू की, बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। केमिकल, कोई भी केमिकल, कोई दवाई, वो आपने डीओपीपी कह लें, कोई भी आप प्लास्टिक कोई प्रोडक्ट कह लें, इवन आटा, आटा बने जा रहा है, मशीन पे लग गई, डाई उसकी सेट हो गई, उसका स्क्रू फिट हो गया, आपने उसके स्क्रू बैरल में, जो उसकी हम जिसको आम जबान में चक्की कहते हैं, उस चक्की पे आपने, पता है कि इस चक्की ने सिर्फ आटा ही बनाना है, इसमें डालना क्या है, घी डालना है ऊपर से, और पीछे से क्या निकलना है, आटा निकलना है। ये क्या है, ये उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये उसका, हम उसको कहते हैं फ्लो, ये एक तरह से फ्लो है। तो अब ये एक जो जितने भी इस किस्म के काम है जिसमें कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, एक जैसी, और आपको पता है वही चीज बननी है, आपने ये फुला खाद बनानी है, आपने फर्टिलाइजर बनाना है, आपने चीनी बनानी है, आपने सीमेंट बनानी है, ये सारी चीजें, इसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। काफी टेक्निकल काम है ये। ये हमारी ये स्पेशल तरह का बिजनेस होता है जिसमें इस तरह की कोई चीज बनाई जाती है, और उसमें खास तरीके से कॉस्ट की रिकॉर्डिंग और कॉस्ट की, उस कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है, आउटपुट इनपुट्स का हिसाब किया जाता है, और कुछ उसके अंदर कुछ खास बातें, स्पेशल कॉस्टिंग सिस्टम है हमारे पास। याद रखिए कि जब हम कोई खास बिजनेस में जाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी कॉस्ट को कैप्चर, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए। तो यहाँ फिर हम उस स्पेशलाइज सिस्टम को अलग से सीखते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा एक कॉस्ट अकाउंटिंग, स्पेशल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। समझ में आया, ये एक बात। अच्छा, अब तो चलो, अब दूसरी तरफ आओ। दूसरी तरफ कुछ काम ऐसे होते हैं जो वन ऑफ होते हैं। आपके पास एक छोटा सा, अच्छा ये छोटे कामों के लिए सिस्टम है, वो कैसा है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास छोटा मोटा काम है, आप कोई यूं समझ लें कि रोजाना का आप काम करते हैं, आप एक कार मैकेनिक है, या आपने एक वर्कशॉप रखी हुई है। आज आपके पास एक गाड़ी आई, उस गाड़ी के अंदर आपको ट्यूनिंग करनी है, कोई छोटी मोटी लाइट लगानी है, ये एक छोटा सा काम आया। फिर दूसरे दिन काम आया, उसने कहा कि गाड़ी की ये बाकी चीजें तो सेट है, इसका सस्पेंशन खराब है। या एक बाइक है जिसके अंदर, एक बाइक के अंदर एक इंजन का काम आया, एक उसके जम्प्स का काम आया, एक उसकी ब्रेक फेल है, एक उसका टायर खराब है। अब एक वर्कशॉप में बाइक आती है, लेकिन बाइक में भी 10 तरह के काम, एक बाइक की वायरिंग वायरिंग जली हुई है, तो हर तरह का काम अलग अलग। तो ऐसे कामों की रिकॉर्डिंग के लिए हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ते हैं। क्या सिस्टम पढ़ते हैं बताएं, क्या पढ़ते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। हर जॉब, जॉब का मतलब काम, लेकिन एक काम, हर काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ये हमारे लिए एक अलग कॉस्टिंग सिस्टम होता है। तो इसको आप नोट करेंगे, ये भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, और आप इसको पढ़ेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम।
ये हो गया दूसरा सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक और चीज है जो प्रोसेस कॉस्टिंग के से ही निकलती है। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड कि मैं एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूंगा, यानी मैं एक चीज को बनाऊंगा, एक चीज पे काम करूंगा तो मुझे एक ही चीज मिलेगी। समझ में आ रहा है? मैं गेहूं को पीसूंगा तो मुझे आटा ही मिलेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मैं शुगर केन को पकड़ के मशीन में डाल दूंगा तो उसका रस ही निकलेगा और दूसरी तरफ से कचरा निकल आएगा। ये दो बातें हो, ठीक है। लेकिन कुछ खास चीजें जिससे दो तीन चीजें निकल आती, मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल, जो जमीन से खुर्दुनी तेल जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इसको जब हम मशीन में डालते हैं, जब इसको रिफाइन करते हैं तो इससे पता नहीं कितनी चीजें निकलती हैं। इससे पेट्रोल अलग निकलता है, इससे डीजल अलग निकलता है, इससे कैरोसिन यानी मट्टी का तेल अलग निकलता है, इससे नफ्ता क्रैकर अलग निकलता है, इससे वैक्स निकलता है, और भी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, कभी कभी तो गैसेस और पता नहीं और भी बहुत कुछ निकलता है इसमें से। तो मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल या कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिससे एक से ज्यादा हमें हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिल जाएं, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कॉस्टिंग सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। क्या कहते हैं उसके लिए, क्या वर्ड है हमारे पास? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। इसको हम किसके अंदर लेंगे? यहां आ जाए, इसको आप लिख लें यहाँ पे। अब ये बाय प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत आगे बढ़ जाएगी बात अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने गया। बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस पे लाता हूँ। लेट्स गो टू द सिलेबस अगेन। ये आपका एक कॉस्ट रिकॉर्डिंग में ये एरिया हो गया, ये कॉस्टिंग सिस्टम्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है? देखिए, एक और चीज है। अब हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो अब आपको और चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मार्जिनल मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमारे पास दो तरह के सिस्टम, हम दो तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दो तरह से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक बनाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, एक बनाता है रिपोर्टिंग के लिए। समझ में आया? एक बनाता है वो जो शेयर होल्डर्स को दिखानी होती है, जो किसके साथ है? आपके IS2 के साथ अलाइंड है। किसके साथ अलाइंड है बताओ? IS2 के साथ अलाइंड है। वो पूरी अलाइनमेंट IS2 के और आपके सारे IFRS और IS के साथ होती है, यानी आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है मैं एक्सप्लेन यहाँ करने के लिए मैं जाऊंगा तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन एक इनकम स्टेटमेंट एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग के लिए बनाएगा, एक बनाएगा इसके लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, अच्छा, और दोनों में क्या फर्क है और दोनों की रिकंसिलिएशन कैसे होगी उसका एक टॉपिक है। इसको मैं कहीं पे भी नहीं डाल सकता, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिसीजन मेकिंग भी जाती है और कंट्रोल, अच्छा, कंट्रोल में भी जाती है। तो मैंने आपको कितने थीम्स बताया? कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, कॉस्टिंग सिस्टम, आगे सुनो। फिर हमारे पास एक तीसरा थीम बनता है कॉस्टिंग के अंदर जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग। अच्छा, फिर एक और थीम बनता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल। प्लानिंग, कंट्रोल, एक इसके बाद एक थीम बनता है डिसीजन मेकिंग। कितने थीम बन जाए बताएं देखें। मैंने आपको कितने थीम बताए? थीम्स काउंट करें, देखें। इसके अलावा एक थीम बनेगा आपके पास प्लानिंग, एक बनेगा कंट्रोल, एक बनेगा आपका डिसीजन मेकिंग। कितने हो गए? तीन थीम और हो गए। अब देखें प्लानिंग, यार मेरे पास चैट मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। प्लानिंग में हमारे पास इस सिलेबस में जो आपका एक कैफ 3 है, इसका जो बड़ा भाई है वो कैफ 6 है। ये समझे, पहले क्या था? पहले क्या था? कैफ 3 और कैफ 6 से पहले काफी टॉपिक्स आपके जो कैफ 6 में, वो सारे कैफ 3 में, मतलब बजटिंग कैफ 3 में था, NPV और ये सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक कैफ 3 में था, तो कैफ 8 के अंदर था। तो होता क्या था कि एक ही दफा स्टूडेंट सारी चीजें एक साथ पढ़ लेता था। लेकिन अब आईकैप ने एक माइंड बनाया कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एक मैनेजर में मैनेजमेंट लेवल के बंदे को, यानी देखिए अभी आपका जो लेवल है, जो कैफ लेवल का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आप ये समझ लें कि आप एक फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन पे आ रहे हो। किस पोजीशन पे आ रहे हो?
फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन पे आ, जो जिसके पार्ट वन के पहले पहले अटेम्प्ट में जितने पेपर थे वो आपको इनिशियल एक फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन पे आपको पिच कर रहा है। फिर उसका जो पार्ट टू है वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब आपको फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे ले जा रहा है। फिर इसके बाद आपके सीएफएपी लेवल में, और वो जो फिर आपको ले जा रहा है सी सूट की तरफ। ये याद रखें, जितनी भी आई कैप की जो ये पेपर्स हैं, इसकी पोजीशनिंग इस तरह से हुई हुई है कि कैफ का पार्ट वन, ये सारे के सारे जी, ये आपका लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ये कैफ के पार्ट वन के पेपर सारे आपके किसके लिए? फाइनेंस ऑफिसर के। ठीक है, एक बंदा जब जॉब में एंटर होता है, पहली शॉप उसकी शुरू होती है, तो फाइनेंस पोजीशन में जब वो आता है तो उसको किन किन चीजों की, किन नॉलेज की जरूरत है? तो अभी उसको किसकी जरूरत है? ये रियलाइज हुआ, उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिखा दो, बजटिंग किस में डाल दो, हायर लेवल टॉपिक है, किस में डाल दो? एमएफए। इसी तरह एनपीवी, आईआरआर वगैरह जितनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो लॉन्ग टर्म है, ये किस में डाल दो? एमएफए में। तो अब आ जाए प्लानिंग में हमारे पास क्या है? यहाँ प्लानिंग में हमारे पास है यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है। ठीक है, कॉस्टिंग भी है, और कंट्रोल में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको बताऊंगा दोनों तरफ कैसे। अच्छा, फिर हमारे पास डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे आपके पास सीवीपी एनालिसिस है, और उसके साथ आपके पास शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आपके पास मेक और बाय डिसीजन है, हमारे पास मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है। ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक फैक्टर कम हो गया, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक छोटे से पीरियड के अंदर आपके पास लेबर आवर्स कम हो गए, लिमिटेड है, तो अब बताओ कौन सी प्रोडक्ट कितनी बनाई जाए कि जिसमें हमारा प्रॉफिट और हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए। ये डिसीजन मेकिंग उसकी खास कैलकुलेशन है। इसी तरह मेक और बाय है, एक चीज आप अपने पास फैक्ट्री में भी बना सकते हो, आप बाहर से भी ले सकते हो। तो वो क्या कैलकुलेशंस हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें इन हाउस बनानी चाहिए या बाहर से लेके कस्टमर को दे देनी चाहिए। यानी इन आउटसोर्सिंग डिसीजन है टेक्निकली, कि आप एक प्रोडक्ट खुद भी बना सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो। तो क्या आपके लिए बनाना वर्थवाइल है या खुद बाहर से लेकर बेच देना वर्थवाइल है? ठीक है, जरा एक मिनट दीजिएगा, मेरे पास अजान हो रही है, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। जी फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लानिंग का भी टूल है, कंट्रोलिंग का भी टूल है, फिर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। जितनी लॉन्ग टर्म डिसीजन वो आपकी एमएफ है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग यानी ऐसे फैसले छोटे करना जिससे कंपनी को फायदा हो, लेकिन उसका जो पीरियड है वो 1 साल से कम हो, तो वो हमारे पास क्या है? पहले होता था लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी आपकी कैफ 8 जो पुराना इसका नाम था उसमें थी, लेकिन अब वो किसके अंदर चली गई है? आपकी चली गई एमएफए में, यानी कैफ 6 के अंदर है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ, आप ये एक चीज ध्यान में बिठा लीजिए, एक चीज ध्यान में बिठाना बहुत जरूरी है कि कैफ 3 के स्टूडेंट को जब वो पास कर लेता है और उसने कैफ 6 नहीं पढ़ी, यानी जब तक स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पढ़ लेता है लेकिन बजटिंग अगर उसने नहीं पढ़ी, तो उसको पूरी प्लानिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म पूरा नहीं है। याद रखिए, पूरा कब आएगा? जब वो बजटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ पढ़ लेगा। अच्छा, पूरी डिसीजन मेकिंग नहीं आई क्योंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आती है, लॉन्ग टर्म नहीं आई। वो कब आएगी? जब वो कैफ 6 पढ़ेगा। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़वाने पढ़ाने और कौन से टॉपिक्स आपके दूसरे टीचर सब कहाने पढ़ाने। तो चले मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन यही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा सर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर कहाँ पढ़ाएंगे? ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग पूरे का पूरा ये सर तहा का टॉपिक है। कॉस्ट फ्लो मेरा टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, और आपके पास ये मेरे टॉपिक्स। इसी तरह अब मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक भी तीनों मेरे,
कौन से? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये एक ही टॉपिक बेसिक जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है नहीं, ये एक ही है, इन्होंने दो टॉपिक में बांट दिया। टारगेट कॉस्टिंग भी मेरा ही है। इसके बाद अब देखिए सीवीपी, ये तीनों टॉपिक सर ताहत, ठीक है। बजाहिर टॉपिक्स मेरे पास ज्यादा है, बजाय टॉपिक्स मेरे पास ज्यादा है, लेकिन सर ताहा के पास जो जो चीजें है ना उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। यानी आप ये समझ लें कि तीन टॉपिक्स जो सर ताहा ने आखिर में लिए, 35% कोर्स तो उसी के अंदर है। आखिरी के जो डिसीजन मेकिंग का जो एरिया है ना, जिसमें सीवीपी है, आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग, ये सारे का सारा 35% कोर्स तो ये हो गया। फिर उनकी बाकी चीजें हम लेते हैं ना, 15% वो बन जाती है। तो हो जा गया सिलेबस कंटेंट के हिसाब से 15%, जब आप उसमें ऐड कर दोगे तो उनका हो गया 50%। मेरे पास जो चीजें हैं उसके टॉपिक्स ज्यादा है लेकिन उसकी वेटेज कम है, ठीक है। तो ये मैं एक ओवरव्यू दिया आज के हिसाब से। अगर आपको कोई सवाल करना हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यू कैन ओपन द माइक्स एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। ऑफ कोर्स द फ्लोर इज योर्स, यू कैन आस्क, यस प्लीज। लेकिन कोई उल्टी सवाल मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। देखिए माजरत के साथ थोड़ा सा पढ़ाने के मामले में, इस मामले में बहुत सीरियस हूँ कि मुझे पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और कोई मजाक करे मेरे साथ ये बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाल मेरे सफेद हो चुके हैं इन काम इस काम। अब इतनी उम्र में भी आके मेरे साथ कोई खेल जाए, इस तरह की कोई हरकत करे, यार ये आपको भी जेब नहीं देता और मुझे भी नहीं जेब नहीं देता। यस प्लीज, कोई सवाल कि कैसे होगा, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं, यस प्लीज। मिस सईदा, वीकली बेसिस पे टेस्ट, वीकली बेसिस पे नहीं होंगे टेस्ट। यानी जो वीकली बेसिस, जो मैं आपको एक मेरा, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे टेस्ट में अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे टेस्ट वीकली बेसिस पे नहीं। हम क्या करेंगे कि आपके दो दो तीन तीन टॉपिक्स जैसे जैसे कंप्लीट होने लगेंगे तो आपके टेस्ट लग जाएंगे, और आपने उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और आंसर देना, ठीक है। वीकली टेस्ट का मतलब असल में कोर्स हमारा बहुत ज्यादा है, तो वीकली टेस्ट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता जी। एक मिनट, जरा एक मिनट दीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल आता है, पूछने दें। अ, यार देखें, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और मैं एक आइडिया आपको दे दूं। अम, हर टॉपिक के पीछे एक थ्योरी है, और उस थ्योरी पे उसकी कैलकुलेशन बेस करती है, और वो पूछी जाती है। अब समझ में आया? हर टॉपिक की एक थ्योरी है, उस टॉपिक की थ्योरी से हिसाब से कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन पूछी जाती है। अब समझ में आया? अब समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? आप यूं समझ लो, हर टॉपिक आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, हर टॉपिक आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके बैक एंड पे एक थ्योरी है, और उस थ्योरी के बेस पे कैलकुलेशन बनी हुई है, उसकी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के हिसाब से आपको एक प्रॉब्लम बना के दिया जाएगा और आपको उसका सॉल्यूशन देना होगा। ओके, चले, अच्छा सवाल था, थैंक यू। अच्छा एक और सवाल था, जरा एक मिनट दे। यस, देखें ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो प्लान होता है ना, वो हम लोग इस तरह चलते हैं। मेरा एक प्लान है इस दफा, कि कोशिश है अल्लाह करे मैनेजमेंट मान जाए, कि शुरू में यार ज्यादा पढ़ा, शुरू से ही ज्यादा लेक्चर, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो शुरू से, अल्लाह करे मैनेजमेंट मान जाए, कि अगर शुरू में थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे ना तो आखिर में बंदा रिलैक्स होता है। तो कम से कम यार मेरे पार्ट से तो बच्चे रिलैक्स हो, फिर आखिर में किसी और सब्जेक्ट में उनको मेहनत करनी हो तो उनको टाइम मिल जाए। ठीक है ना। तो इस दफा सोचिए जी, माइंड सेट ये है कि शुरू में ज्यादा पढ़ाऊं, ठीक है ना, ताकि एंड के अंदर जो पैनिक ना हो, और एंड में आप रिलैक्स हो के यार ये तो हुआ हुआ, ये तो हाथ, ये हाथ में, बस इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, चीजें देखी हुई हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। ये एक आइडिया है, ठीक है। अब अल्लाह करे मैनेजमेंट मान जाए, ठीक है, ये सोच है, ठीक है। अच्छा मेरा एक माइंड सेट ये है कि कोशिश करूंगा कि हफ्ते में
मेरा एक माइंड तो ये होता है 10 घंटे तो पढ़ा है, लेकिन होता नहीं है। तो 10 घंटे नहीं होता तो कम से कम यार 6-8 घंटे तो होना चाहिए ना। हम्म, 6 से 8 घंटे तो होनी चाहिए। शुरू में कोशिश करूंगा 3 क्लासेस लग जाए 2-2 घंटे, 6 घंटे शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, जब 2-6-6 घंटे पढ़ लेते हैं, एक स्टूडेंट आपकी 6-6 घंटे भी पढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ जाता है। फिर जब वो 6 से 8 घंटे भी कर रहे ना बंदा, तो फिर ये होता है कि यार वो सेट हो जाता है मामला, तो उसके आगे जाके खराब नहीं होते, वो भी रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स। फिर आप आराम से 1.5 महीने पहले कोर्स खत्म कर दिया, 10-15 दिन में बेचारे ने प्रैक्टिस की, क्लासेस को रिविजन कर लिया, कोई यूं समझो कोई क्रैश कोर्स इस तरह की चीजें कर ली, फिर 1 महीना बच्चे के पास अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। फिर ये मेरा माइंड सेट है कि इस तरह से चलता है। ठीक है जी। और इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से ही करना है। यस मिस सैयदा रोशन साहिबा, पहले एक और आपको बात, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सैयदों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरी अगर क्लास हो रही होती है ना, कोशिश करता हूँ उनको आगे बिठाऊं। ठीक है ना। तो और दूसरा ये कि जरा मुझे प्लीज आंसर देने दें सैयदा साहिबा का जो सवाल था पहले, वो देने दें। देखिए, आपकी जो बुक है ना, मैंने उसका आपको प्रॉब्लम बताया कि उस बुक के अंदर जो सवालात है ना, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट मिसिंग। आप बगैर रिक्वायरमेंट के सवाल सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सवालात मिल जाएं क्वेश्चंस के साथ। तो हम पढ़ना जब शुरू करेंगे तो मैं आपको आईकैप की 2019-2020 में पहले क्या होता था, आईकैप की स्टडी डेस्क अलग आती थी और उसकी क्वेश्चन किट अलग होती थी। तो वो जो पुरानी किट है ना, जिसमें 2019-2020 तक के सवालात हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि मैं आपको बुक के अंदर दिखा दूंगा, देखो ये सवाल आईकैप की नई स्टडी डेस्क में ये वाला है, और यही सवाल पुरानी स्टडी डेस्क में रिक्वायरमेंट के साथ दिया है। उसका फायदा क्या होगा, सोल्यूशन सेम होगा, क्योंकि दोनों आईकैप की हैं। दोनों चीजें, दोनों का पब्लिशर तो आईकैप ही है, एक में रिक्वायरमेंट है, एक में नहीं है। तो उसका फायदा क्या होगा कि जब आप रिक्वायरमेंट के साथ पढ़ोगे तो आपको रिक्वायरमेंट के साथ आंसर देना भी समझ में आ जाएगा, और पुराना जो कंटेंट है उसमें कुछ पुरानी चीजें भी मौजूद है, 2006-2007 के सवाल भी हैं। तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा हो जाता है चीजें समझना, चीजें करना। बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर केस में, कि एक टॉपिक के आपके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन होता है। यानी ये चीज इस तरह से भी हुई है, ये चीज इस तरह भी हुई है, तो स्टूडेंट्स को ना बहुत लर्निंग होती है कि यार ये चीज आंसर से मारा है, लेकिन एक ही काम को करने के दो तरीके। तो स्टूडेंट को बहुत मजा आता है कि यार मैं ये काम इस तरह भी कर सकता था, ये चीज ऐसे भी हो, तो बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे एक और सवाल था। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाऊं। अच्छी बात है ये आपने पूछा है। एक आप जहन बनाए, पहले से मैं आपको डे 1 बता कि किस चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए भाई। हाँ, मैंने इंडस्ट्री में बाल सफेद किए हैं भाई, तो आपको कितने इंडस्ट्रियल एग्जांपल चाहिए, आप मुझे ये बताओ भाई। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें मैंने काम किया, उसकी तो मैं आपको एग्जांपल दे भी नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने वो इंडस्ट्री देखी ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ना, मैं आपको बताऊं किसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको फर्नीचर की, कारपेंटर की, या टेलर की, इनकी एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने ये चीजें देखी हैं। ठीक है ना। मैं आपको बोलूं कि सीमेंट फैक्ट्री के फ्लोर पे खड़े रहे हो, वहां काम देखा है कोई ऐसी चीज, या तो फिर उसकी यूट्यूब वीडियोस आपको दिखानी पड़ेगी कि देखो बेटा ये काम ऐसे होता है। तो बाज औकात प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए भी ये देखना होता है कि बच्चे का एक्सपोजर क्या है। ठीक है ना। बच्चे का एक्सपोजर जिन चीजों का ना, उसी से उसको बात समझ में आएगी। और वो बेचारे ने एक टेलर शॉप देखी है, और मैं उसको कहूँ कि यार गुल अहमद के अंदर, अलकरम के अंदर ये काम होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आए। ठीक है ना। तो हुजूर की हदीस भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से उनकी अकलों के मुताबिक कलाम करो। तो आपको मैंने जो जो कोशिश करनी है, जहाँ, हाँ ऐसी बात नहीं है, जहाँ रेलेवेंसी होती है वहां उस लेवल की एग्जांपल भी दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा ना, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग चलता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कैसे चलता है वो भी दिखा सकते हैं हम आपको। हाथ के अंदर कैसे चलता है ये भी दिखा सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी जा सकती है, डिपेंड करता है कि उस चीज की, उस कंटेंट के अंदर कौन सा एग्जांपल रेलेवेंट है। ठीक है। अच्छा,
अच्छा देखें, एक सवाल मेरे पास आया था, ये मिस आयशा ने पूछा था, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सवाल, हाँ, पेपर नो डाउट अनप्रेडिक्टेबल आया था, पेपर प्रेडिक्टेबल आया नहीं आया था। पहले तो एक जहन में आप लोग एक बात बिठाओ। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेटा तैयारी ऐसे करके जाओ, पूरा पेपर की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे सिलेबस को रच के पढ़ो। कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको ना आता। समझ में आ रहा है? और एक और बात, अभी से जहन बनाओ कि पेपर किस तरह देना है कि 50 मार्क्स तो पावे आ भी जाए। कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी पूछे, मैं 100 में से 50। एक्चुअली चाहिए क्या? हाफ ऑफ परफेक्शन चाहिए ना बेटा। क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? हाफ ऑफ परफेक्शन। कोई मुश्किल है? नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाफ ऑफ परफेक्शन। हम लोग पता है क्या करते हैं? हमें चाहिए सीएम, हमें चाहिए 70, और हम बोलते हैं अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम किसी सवाल में पकड़ते हैं किसी सवाल को, उसको लेके बैठ जाते हैं, उसका टाइम खत्म हो जाता है, फिर भी लेके बैठे होते हैं, क्योंकि यार मैं तो इसमें फंस गया हूँ, हमसे वो छूट नहीं रहा होता। समझ में आ रहा है? तो एक चीज आप अपने जहन में बिठाएं कि अगर आपकी एग्जाम टेक्निक गलत है, आप ये कि आप कैफ का कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते, ये जहन में बिठा लें। अगर आपने सेलेक्टिव स्टडी की है, अगर आप ये कहते हो कि यार पिछली दफा मिसाल के तौर पर 3 अटेम्प्ट से जो है ना जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं आ रहा, इस दफा आ जाएगा, इस दफा प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ दो और जॉइंट प्रोडक्ट करके चले जाओ, और पता चला फिर प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया, आपने कहा अरे बाप रे बाप, एग्जामिनर ने तो हमारी क्लास लगा दी। समझ में आ रहा है? ये नहीं चलेगा। नहीं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की करवा देंगे, लेकिन ये देखें, टाइम मैनेजमेंट हम तो प्रैक्टिस हम बता सकते हैं, लेकिन करनी आपने। समझ में आ रहा है? देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसकी स्किल आपने पैदा करनी। कैलकुलेटर आपने स्पीड से चलाना है, आपने तेज लिखना है। समझ में आ रहा है? एक और चीज, कौन सी चीज सिर्फ कैलकुलेटर पे ही छोड़ देनी है और कौन सी चीज लिख के आगे बढ़ जाना है, कितनी चीजें एग्जामिनर को कौन सी वर्किंग नहीं दिखानी, कौन सी वर्किंग दिखानी है पेपर के अंदर, ये फैसला किसको करना है पता है? ये फैसला किसको करना है? ये आपने करना है। और इसी पे ही आपके सारे फैसले होते हैं, जिसकी बेसिस पर आपका पेपर डिसाइड होता है कि आप पेपर पास करोगे या नहीं। समझ में आया? तो ये चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आती। अच्छा, हम लोग पता है क्या सोचते हैं, अल्लाह माफ करें, हमारे यहाँ की सोच अभी भी वही है। जब आप जहन बना लो कि मैं यहाँ सीए करने के लिए आया हूं, मैं सीए करने के लिए आया, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैंने जान मार देनी, मैंने रच के पढ़ा, मैंने इतना पढ़ना है जितना कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, तब आपके ये पेपर। अब आप कहोगे नहीं यार, मैं इसको बीकॉम की या कोई बेटा ये वॉल पॉइंट से लिखना और ये चीजें ना हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसमें क्या करना है। अभी मैं आपको एक माइंड सेट दे रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मेरे को लिखने वाली बातों में नहीं जाओगे आज, ठीक है ना? तो तो मेरा पॉइंट बेटा ये है कि अभी से माइंड बनाओ, रोजाना का, हफ्ते का, महीने का, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक रिवीजन प्लान बनाओ। ये ये कितना कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये इसका इसका जवाब मैं आपको बताऊं, इसका जवाब बड़ा आसान। अभी आपके ऊपर है। मैंने डिवाइड कर लिया कि इतने महीने का मेरा कोर्स है, इतने घंटे मैंने क्लासेस लेनी है, इतने घंटे मैंने खुद पढ़ा। एक आइडिया आपको बता देता हूँ कि आप ये समझ लो कि आपकी 100 से 150 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए क्लासेस के अलावा। कितना? 150 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए, सेल्फ स्टडी। अब वो 150 घंटे आप 6 महीने पे, या जितना आपका टाइम है उस पर आप बांट लो, बताएं कितने आवर्स बनेंगे। अच्छा, फिर एक और भी चीज होती है, आज डे वन में आपको बता रहा हूँ, डे वन बहुत जरूरी है बात करना। ये पिछली दफा भी हुई थी, हर दफा होती है, हर इंस्टीट्यूट में होती है क्या? मैं अपने बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ पिछले टाइम में, हर बच्चा ने 4 पेपर उठाए, हर बच्चे ने 4 पेपर उठाए। फिर क्या हुआ, जब पेपर रजिस्टर करने का टाइम आया, कोई कोई सब्जेक्ट छोड़ रहा है, कोई कोई सब्जेक्ट छोड़ रहा है, कोई कोई सब्जेक्ट छोड़ रहा है।
अच्छा, फिर पेपर में बेटा 3 में पास में हुआ, 2 में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? शुरू में उसने 4 उठाए, पेपर दिए 3, निकले 2। ये क्यों होता है? ये आपकी प्लानिंग एरर है। ठीक है ना? याद रखिएगा, उतना ही निवाला लें जितना चबा सके। क्या बताया? उतना ही निवाला लें जितना चबा सके। ये आप जितनी टाइम मैनेजमेंट कर सको। हमारी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ नहीं, याद रखिएगा, हम और भी चीजें करते हैं। सॉरी टू से मैं ये बातें कर रहा हूँ, हम लोग बहुत अ, क्या कहा जाए, ख्वाब बहुत ज्यादा देख लेते हैं, लेकिन फिर हकीकत हमारे सामने आ जाती है। ठीक है ना? आप 2 के बजाय 3 अटेम्प्ट दें कैफ में। ठीक है? 2 के बजाय 3 अटेम्प्ट, सुकून से रहे। 3 पेपर उठाए, 2 पेपर उठाए, रच के पढ़ो। ठीक है? मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मैं कहूँ 4 हो जाएगा, नहीं होगा। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं 4 पेपर देते, चारों निकल जाते। एक बात है, 3 पेपर देते, तीनों निकल जाते। लेकिन फिर वो उनकी कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन भी फिर ऐसी ही होती है। उनके लिए भी ना ना दिन दिन होता है, ना रात रात होती है। उनके दिमाग में भी, वो नींद में भी यही चल रहा होता है। फिर ऐसा बच्चा क्यों पास नहीं होगा? फिर आप खुद से सवाल करो, आप ऐसे हो? आप ऐसे कमिटेड हो? ये आपने खुद से पूछना है कि क्या आप, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू पास, टू 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 डू लाइक डू एनीथिंग लाइक दिस? मैंने तो ऐसे भी लिया, सिर्फ इस क्वालिफिकेशन भी नहीं, ऐसे भी लोग देखे 6 पेपर में अटेम्प्ट किए। ऐसे पेपर के दिन में सुबह एक पेपर, शाम एक पेपर, फिर दूसरे दिन सुबह एक पेपर, शाम एक पेपर, फिर तीसरे दिन सुबह एक पेपर, शाम एक पेपर, 6 के 6 में पास। सीमा में मैंने देखा है ऐसा, बंदा पास हो गया। 6 पेपर इस तरह से दिए थे, 3 दिन में 2 पेपर, एक दिन में कंटिन्यूस, बंदा पास। था भी था बंदा फिर वो। ठीक है ना? तो फिर आप ये भी देखिए कि आप आपका, हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को भी अपना स्वॉट एनालिसिस करो, अपना स्ट्रेंथ वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करो कि आप कर सकते हो या नहीं। अपने ऊपर है। ठीक है जी? कोई और सवाल? कुछ पूछना चाहते हैं? टाइम हमारा ओवर हो चुका है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई मेरी, हाँ, ये भी हो सकता है, मेरी कोई बात आपकी किसी और टीचर से आपको लगे सर सादिक तो इस तरह कह रहे थे, दूसरा टीचर इस तरह कह रहा है। भाई मेरी मेरी बात मेरी है, दूसरा टीचर की बात दूसरे की है। वो अपनी बात को किसी और तरह जस्टिफाई करेगा, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली एक बात ध्यान में बिठा, पेपर किसने देना है? हमने देना है। किसने देना है? पेपर किसने देना है? पेपर में मैंने मैंने आपके पेपर में बैठना है। पेपर में किसने बैठना है? आपने। तैयारी किसने करनी है? आप। डिसीजन किसका है? आपका। ठीक है? चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर भी एक आखिरी दफा पूछ लेता हूँ, किसी को कोई आखिरी बात अगर पूछनी हो तो ठीक है, वरना मैं अब नाउ आई एम साइनिंग ऑफ जी। कोई बात किसी को पूछनी तो नहीं है? चले, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वन मोर थिंग, एक चीज रह गई कि सैलानी में आप लोगों को इनरोलमेंट करानी पड़ेगी, और हमारे पास जो पोर्टल है, मतलब वो सब इंस्टीट्यूट के पास वही पोर्टल है। ठीक है ना? जो जिस पर हम लेक्चर अपलोड करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट में तकरीबन हर जगह वही पिक्चर मेरे पास। अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास भी नेक्स्ट ट्यूसडे को ही होगी। अभी एक आध वीक तो ऐसे ही चलेगा कि एक वीक क्लास होगी, इसके बाद हम उसको पूरा एक फुल फ्लेज आपका सिलेबस लॉन्च कर देंगे। आपको पूरा वीकली टाइम टेबल मिल जाएगा हर टीचर का। तो एक आपको एक चीज ऐड करनी, हम लोगों का, अगर आपको लेक्चर की एक्सेस चाहिए रिकॉर्डेड, तो इसके लिए SBIL यानी सैलानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस ने एक बहुत छोटी सी फीस रखी। और वो फीस क्या है? वो फीस ये, हमने जिससे पोर्टल लिया है हमने जिससे पोर्टल लिया है, हमें उसके आपके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। जरा समझ में क्या करना पड़ता है? वो हमें फ्री में नहीं मिला। हर स्टूडेंट का अकाउंट वहां पे मेंटेन करने के लिए और उसकी लेक्चर एक्सेस, उसकी ID बनाने के लिए हमें उसको पैसे देने पड़ते। ये पैसे हमारे ये यकीन माने, ये आपकी किसकी, सैलानी की जेब में नहीं जा रहे, ये पैसे उसकी फीस है।
₹1500 जो आप ये समझ लें, ये सारे के सारे क्या है, ये आपकी जो मैं समझता हूँ ये उसकी फीस है। अच्छा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यार स्टूडेंट की जैसे कुछ ना कुछ तो लें। हम ये भी हम सैलरी ये भी आप पे ना डालें, सैलानी ये भी आप पे ना, यकीन मानिए। लेकिन जब स्टूडेंट की जेब से कुछ निकलता है ना, तो हमारी एक सोच है कि यार कुछ वो देगा ना तो उसका डेडिकेशन बहाल होगा और वो कुछ कुछ उसकी हिम्मत आएगी। ठीक है ना? वैसे तो फ्री कर दिया है, वैसे तो फ्री है ही, लेकिन पोर्टल के चार्जेस हम इसलिए लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्टूडेंट सारी क्लासेस लाइव लेता है, सारी क्लासेस लाइव लेता है और वो कहता है नहीं मुझे पोर्टल नहीं चाहिए, तो फाइन, ठीक है ना, नहीं चाहिए कोई मसला नहीं, तो उसको 1500 रुपये देने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कहता है कि यार मुझे पोर्टल की 1 से 6 महीने तक के लिए चाहिए और जो भी लेक्चर मैं बाद में भी देखना चाहूँ, उसको फिर ये 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। प्लीज क्लास लीव कर दो, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।